चलिए, तो आज हम करते हैं मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और स्वतः प्रवर्तिता में संबंध। एक निकाय जो है वो निकाय कब स्वतः प्रवर्तित होगा और जब वो स्वतः प्रवर्तित होगा तो उस समय गिब्स मुक्त ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो किसी भी निकाय जो रहता है उस निकाय की जो कुल एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है, वो कुल एंट्रोपी में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसका मान उस निकाय के स्वयं की एंट्रोपी में परिवर्तन और उसके परिवेश जो है उसके एंट्रोपी में परिवर्तन के मान के बराबर होता है। टोटल एंट्रोपी जो होगा, कुल एंट्रोपी जो होगा, कुल एंट्रोपी में परिवर्तन का जो मान होगा वो उस निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन और उसके परिवेश जो होगा, चारों ओर के जो वातावरण रहेगा उसके एंट्रोपी में परिवर्तन के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेल एस टोटल जो होगा वो डेल एस सिस्टम निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन और डेल एस सराउंडिंग के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, कुल एंट्रोपी में परिवर्तन, निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन और परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक निकाय है और वो निकाय अपने परिवेश जो है उस परिवेश से ऊष्मा ले रही है, डेल एच ऊष्मा ले रही है। तो ऐसी स्थिति में उस निकाय की एंट्रोपी में अगर हम परिवर्तन निकालें तो क्या होगा, चूंकि वो परिवेश से ऊष्मा ले रही है तो परिवेश से ऊष्मा ले रही है यानी सीधी सी बात है उसके परिवेश की एंट्रोपी जो होगा उसमें कमी आएगी। भाई वहां से ऊष्मा आ रहा है, जितना ऊष्मा होगा उस हिसाब से एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। तो भाई वो अगर निकाय जो है अपने परिवेश से ऊष्मा लेगी तो परिवेश की जो एंट्रोपी होगी उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो एक निकाय डेल एच ऊष्मा ले रही है, कहां से ले रही है, अपने परिवेश से ले रही है। तो ऐसी स्थिति में डेल एस सराउंडिंग का जो मान होगा, ठीक है, तो भाई हमारे पास में हम जानते हैं फॉर्मूला डेल एस इक्वल टू होता है क्यू आर ई वी बाई टी है। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो गया क्यू पी बाई हो गया टी, क्योंकि दाब तो स्थिर ही रहता है इसमें, आप नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, क्यू बाई टी। और चूंकि भी बताया मैं आपको परिवेश की एंट्रोपी में कमी आएगी तो इसलिए माइनस। लेकिन हमने पिछले क्लास में देखा था क्यूपी का जो मान होता है डेल एच के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल एच डायरेक्टली बोल दिया था। आप चाहते तो क्यूब लिख सकते थे। तो इस प्रकार से यहां पर डेल एच सराउंडिंग का जो मान होगा उसका जो मान होगा वो माइनस डेल एच बाई टी के बराबर होगा। तो इस मान को मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं यहां पे। तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा डेल एच टोटल इक्वल टू हो गया डेल एच सिस्टम और माइनस इसके प्लेस में हो गया डेल एच बाई डेल टी। तो ये बाई टी को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, सबको टी से गुना कर देता हूं। दोनों पक्षों में टी का गुना कर दे रहा हूं मैं यहां पे। तो दोनों पक्षों में टी से अगर मैं गुना करता हूं तो टी से यहां गुना करूंगा तो टी डेल एस टोटल इक्वल टू यहां पे हो गया टी डेल एस सिस्टम और माइनस हो गया डेल एच। ठीक, रिप्लेसमेंट पक्षांतर करता हूं, ये राइट हैंड के क्वांटिटीज को लेफ्ट में लाता हूं, लेफ्ट वाले को राइट में ले जाता हूं। तो चिन्ह बदल जाएंगे, डेल एच माइनस में वो प्लस में जाएगा तो डेल एच माइनस टी डेल एस सिस्टम इक्वल टू हो गया
माइनस टी डेल एस टोटल। चलिए देखिए, तो हम जानते हैं भाई कि आप लोगों को समीकरण बताया था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में बताया था, किंतु मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल जी बराबर बताया गया था डेल एच माइनस टी डेल एस। तो इसके जगह में डेल जी लिख दूंगा मैं, तो इस प्रकार से डेल जी इक्वल टू हो गया माइनस टी डेल एस टोटल। चलिए अब इसका कंडीशंस देख लेते हैं। पहला, यदि मैं यहां पर डेल जी का जो मान है उस डेल जी के मान को ऋणात्मक लेता हूं, नेगेटिव, तो डेल जी का मान, ये समीकरण के हिसाब से डेल जी का मान ऋणात्मक कब होगा भाई, जबकि डेल एस का जो मान होगा वो धनात्मक में होगा, क्योंकि यहां सामने माइनस है और टी तो नियत है, ताप और दाब तो नियत रहता है। यहां डेल यानी परिवर्तन, जिसमें दो में परिवर्तन हमको देखना है, डेल एच और इसमें डेल जी और डेल एस में परिवर्तन, तो हम डेल जी के मान को ऋणात्मक में चाहते हैं। तो डेल जी का ऋणात्मक कब प्राप्त होगा, जबकि डेल एस का जो मान हमको धनात्मक में होगा, तभी होगा, क्योंकि धन और ऋण का गुना करेंगे तभी ऋण में आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेल जी यानी मुक्त ऊर्जा में कमी होती रहती है, निकाय की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, तो कब कमी आएगी, जब उस निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ठीक है, डेल जी का मान ऋणात्मक होगा, कब होगा, जबकि निकाय की एंट्रोपी में क्या हो रहा होगा, वृद्धि हो रहा होगा। और हमने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में आपको बताया है कि जब कोई निकाय जो होता है उसके एंट्रोपी में लगातार वृद्धि होती रहती है, तो ऐसा निकाय जो है स्वतः प्रवर्तित होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उसके एंट्रोपी में लगातार वृद्धि होते रहता है, और जो बताया था आप लोगों को, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उसमें निकाय की एंट्रोपी जो है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। तो चूंकि यहां पर इस स्थिति में क्या हो रहा है, एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इससे समझ में आता है कि इस स्थिति में निकाय जो होगा वो स्वतः प्रवर्तित होगा। क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा ले लें, यदि डेल जी का मान हमको धनात्मक में मिले तो ये कब संभव है, जबकि डेल एस का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक में होगा, नेगेटिव में होगा। तब तो यहां पे इसका मान माइनस में होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस मिलेगा, तब तो डेल जी का मान हमको प्लस में मिलेगा। अर्थात जिस समय एक निकाय की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होते रहती है, तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति तभी उत्पन्न होता है जबकि उस निकाय की एंट्रोपी में कमी आती रहती है, और जब निकाय की एंट्रोपी में कमी आएगी तो निकाय स्वतः प्रवर्तित नहीं हो पाएगा। अर्थात इस स्थिति में निकाय स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। और तीसरा, यदि डेल जी इक्वल टू 0, डेल जी का मान शून्य हो, तो डेल जी का मान शून्य कब होगा, जबकि डेल एस का मान शून्य हो। डेल एस का मान शून्य होगा, गुना करेंगे तो पूरा हो जाएगा, तो डेल एस का जो मान होगा वो शून्य होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में निकाय की एंट्रोपी में कोई वृद्धि नहीं होगा। और अभी मैंने बताया आप लोगों को, जिस समय निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि नहीं होती रहती है उस समय वो जो निकाय जो है कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, अर्थात निकाय साम्यावस्था में होता है। तो जिस समय निकाय साम्यावस्था में होगा उस समय उसकी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने देखा कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और स्वतः प्रवर्तन में क्या संबंध है। तो जब एक निकाय जो होता है उस निकाय की मुक्त ऊर्जा में कमी होती रहती है तो निकाय क्या होता है, स्वतः प्रवर्तित होता है। जब निकाय की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होता है तो स्वतः प्रवर्तित नहीं होता है, और जब मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो निकाय जो है वो साम्यावस्था में होता है। तो ये था हमारा स्वतः प्रवर्तिता और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन में संबंध।